ऑनलाइन क्लासेस में आज आपका स्वागत है। बच्चों, आज आप क्लास 10th हिस्ट्री लेसन नंबर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आज जब हम अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं तो हमें उन युगों के बारे में भी जानना चाहिए जिनसे गुजरते हुए हमारी यह दुनिया ऐसी बनी है। तो आपको आधुनिक युग से पहले की घटनाओं के बारे में भी समझना चाहिए। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपको वैश्वीकरण क्या है, यानी कि भूमंडलीकरण क्या है, तो वास्तव में वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया से है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं, और यह प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन है। वैश्वीकरण का उपयोग आज के दौर में अक्सर आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में लिया जाता है, अर्थात आज के आधुनिक युग में व्यापार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पूंजी का प्रवाह, प्रवास और प्रौद्योगिकी के प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में एकीकरण का होना। तो जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो हम आमतौर पर एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 वर्षों में ही सामने आई है। लेकिन आप इस अध्याय में देखेंगे कि वैश्वीकरण या भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया व्यापार का, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए लोगों का, पूंजी व बहुत सारी चीज़ों की वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है। तो यह कोई नई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये प्राचीन काल से ही देखने को मिलती है, और इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आते गए हैं। अब जैसे आप प्राचीन काल की बात करते हैं तो प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए या उत्पीड़न या यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पर जाते रहे हैं, और अपनी यात्राओं में ये लोग तरह तरह की चीज़ें, पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियाँ भी साथ में लेकर चलते रहे हैं। अब उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि 3000 ईस्वी पूर्व में समुद्री तटीय मार्गों से होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता उस इलाके से भी जुड़ी हुई थी जिसे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं, और 1000 साल से भी ज़्यादा समय से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियाँ, जिन्हें आमतौर पर उस समय पैसे या मुद्रा के रूप में लोग इस्तेमाल करते थे, वे चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुंचती रही हैं। बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुंचने का भी इतिहास 7वीं सदी में आप देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर एक जो है कि उदाहरण के तौर पर, या आप यूँ समझिए कि इसको आप एक स्रोत के तौर पर देख सकते हैं इस चित्र को। यह एक स्मृति शिला है
जिस पर पानी के एक जहाज़ का चित्र जो है आपको दिखाई दे रहा है। ये जहाज़ का चित्र है, ये गोवा संग्रहालय में है 10th सेंचुरी का। और इसमें आप देखेंगे कि पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई जाने वाली 9वीं सदी के बाद की स्मृति शिलाओं पर जलपोतों की तस्वीरों से उस काल में समुद्र व्यापार के महत्व का पता चलता है। तो आइए अब हम लोग देखें कि पहले की दुनिया यानी कि प्राचीन काल में लोग किस तरह से एक दूसरे से जुड़ते हैं, उसका एक एक करके हम लोग जो है और किन किन चीज़ों का आदान प्रदान होता रहा है उसके बारे में भी एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले जो है कि आप देखिए रेशम मार्ग, जिसको सिल्क रूट कहते हैं, तो इस रूट से जुड़ती दुनिया। तो आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण आपको सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई देता है। और जैसा कि इसके नाम से ही जाना जा सकता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम सिल्क का कितना महत्व था, और इसी महत्व के कारण से इसको सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इससे सिल्क यानी रेशम का व्यापार होता था। तो इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है। ज़मीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ने का काम करते थे। और ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय में ही सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहे। इसी मार्ग से न सिर्फ रेशम का व्यापार होता था, बल्कि चीनी पाटरी, चीन के बर्तन, और इसी रास्ते से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले भी दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। और इसके बदले वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। तो व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थीं। और आप ध्यान दीजिए कि शुरुआती काल में के जो ईसाई मिशनरियाँ थीं वो भी निश्चित तौर पर इसी मार्ग से एशिया में आए होंगे, और कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्मोपदेशक भी इसी रास्ते से दुनिया में फैल गए। इससे भी बहुत पहले पूर्वी भारत में उपजा जो बौद्ध धर्म है वो भी सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से कई देशों में फैल गया। तो अब जो है कि आप देखिए, ये तो धर्मों की बात है या क्या चीज़ें जाती थीं, क्या चीज़ें आती थीं, उनकी बात है। अब देखिए कि भोजन की भी यात्रा आपको पढ़ने को मिलेगा। भोजन की यात्रा, स्पैघेत्ती और आलू, इस टॉपिक के बारे में आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। इससे पहले मैं आपको सिल्क मार्गों का एक चित्र भी दिखा देता हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। ये है सिल्क मार्ग जो कि आपको रेड कलर से यहाँ पर दिखाया गया है। ये पूरा देखिए चीन से किस तरह से आपके देश में इधर आ रहा है, फिर इसके बाद जो है ये पश्चिम एशिया तक पहुँच रहा है यहाँ, और इसके बाद आप देखिए कि ये यहाँ से यहाँ, और फिर जो है कि पश्चिम एशिया के बाद यूरोप के भी अन्य देशों में ये इधर से जा रहा है। तो आप मतलब अफ्रीका में भी देख सकते हैं कि ये अफ्रीका में भी जो है पहुंच रहा है इधर से। समुद्री मार्ग से होते हुए जो आधुनिक सिल्क रूट है वो ऐसे है। फिर इधर से आप देख सकते हैं कि इस तरह से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी ये सिल्क मार्ग फैला हुआ है। तो ये सिल्क मार्गों का जो मानचित्र है ये आप छोटी कक्षाओं में ही देख चुके हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं।
भोजन की यात्रा और स्पैघेत्ती और आलू के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या इंटरेस्टिंग बातें हैं। तो हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। और जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे तो जाने अनजाने वहाँ नई फसलें या नई फसलों के बीज बोकर आते थे। और इसीलिए संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले जो झटपट तैयार होने वाले खाद्य पदार्थ हैं वे भी दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में फैले होंगे। तो झटपट तैयार होने वाले भोजन जिसको आप फास्ट फूड कहते हैं, तो आइए इस स्पैघेत्ती की कहानी भी हम लोग देख लें और नूडल्स का भी उदाहरण देख लें कि ऐसा माना जाता है कि नूडल्स आपको भी बहुत प्रिय है नूडल्स। और तो नूडल्स चीन से पश्चिम एशिया में पहुंचा और वहाँ उन्हीं से स्पैघेत्ती का जन्म हुआ। और यह भी संभव है कि पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा और जो अब इटली का एक टापू है। तो इसी तरह के आहार भारत और जापान में भी पाए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि ये सारे आहार जो भोजन की यात्रा है जो हम लोग खाते हैं वह भी जो है कि कहाँ से आया, कैसे आया, यह एक प्रकार से वैश्वीकरण की ही देन है। ये ग्लोबलाइजेशन की ही देन है जो कि दुनिया के किसी एक हिस्से में खाई जाने वाली चीज़ खाद्य पदार्थ दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी प्रयोग में आ रही हैं या प्राचीन काल से आती रही हैं। तो उनका जन्म कैसे हुआ होगा यह अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इन अनुमानों के आधार पर आप इतना ज़रूर कह सकते हैं कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन चलता रहा होगा, यह निश्चित है। अब जैसे आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ जो कि हमारे पूर्वजों के पास आज से 500 साल पहले नहीं थे। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस जाने अनजाने में गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गया। क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से जाने अनजाने में उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गया जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ पर अमेरिका शब्द का मतलब है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, कैरिबियन द्वीप समूह सभी से है। सिर्फ आप संयुक्त राज्य अमेरिका से इसका आशय नहीं निकालेंगे। तो दरअसल जो ये बहुत सारे खाद्य पदार्थ जो कि आपको बताए गए ये पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आए हैं। कई बार नई फसलों के आने से भी जीवन में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता था। जैसे साधारण से आलू का इस्तेमाल करने पर यूरोप के गरीबों की ज़िंदगी आमूल रूप से बदल गई थी। उनका भोजन बेहतर हो गया और उनकी औसत उम्र भी आलू खाने से बढ़ने लगी। आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर इस तरह निर्भर हो गए कि जब 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण जब आलू की फसल बर्बाद हो गई तो लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत का शिकार हो गए। आप इसमें देख सकते हैं ये जो चित्र दिया गया है आपको यहाँ पर, ये चित्र देखिए कि किस तरह से आलू की फसल ख़राब हुई, हाहाकार मच गया वहाँ पर। और लोग आलू के खेत में निकालने के बाद आलू निकालने के बाद भी वहाँ जाकर ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनका मुख्य भोजन वही है और एक एक करके वो निकाल रहे हैं। तो इसमें देखिए कि फसल कट जाने के बाद बचे खुचे आलूओं की उम्मीद में खेत की मिट्टी खोदते बच्चों को दिखाया गया है। और 1845 से 1849 के बीच
पड़े भयानक आयरिश आलू अकाल के दौरान आयरलैंड के 10 लाख लोग भूखमरी के कारण मारे गए थे। तो किस तरह से जो है कि किसी नए भोजन के भी आ जाने से लोगों की ज़िंदगी प्रभावित होती है। अब हम लोग देखते हैं कि इस प्राचीन काल में जो वैश्वीकरण की हम बात कर रहे हैं, उसमें विजय, बीमारी और व्यापार, इस टॉपिक में भी आप देखेंगे कि किस तरह से जो है पहले न सिर्फ वस्तुएं, न सिर्फ सांस्कृतिक आदान प्रदान, न सिर्फ धार्मिक लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था, बल्कि लोग नए नए क्षेत्रों को जीतने के लिए भी जाते थे और साथ में वो बीमारियां भी लेके जाते थे। तो 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया और वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुँचे, तो पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। क्योंकि इससे पहले जो है जो विश्व था या दूसरे महाद्वीप थे वे अज्ञात थे, लेकिन जब उनको ढूंढ निकाला गया, रास्ते पता चल गए कि किन रास्तों से कहाँ पहुँचा जा सकता है, तो पूर्व जो आधुनिक विश्व है, आधुनिक जो काल चल रहा है, इससे पहले ही विश्व छोटा दिखाई देने लगा। इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थीं। भारतीय उपमहाद्वीप जो है वह इन प्रवाहों के, इन आने जाने वाले रास्तों के बीच एक अहम बिंदु था, क्योंकि भारत की स्थिति जो है केंद्रीय है, हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति है, और यहीं से पूरा जो है कि रास्तों का नेटवर्क, चाहे दक्षिण पूर्व एशिया जाना हो, ऑस्ट्रेलिया जाना हो, अफ्रीका जाना हो या यूरोप जाना हो, यह एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। तो यूरोपियों के दाखिले से यह आवाजाही और बढ़ने लगी और इन प्रवाहों की दिशा यूरोप की तरफ भी मुड़ गई। अपनी खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन 16वीं सदी से उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रूप रंग बदलने लगे। कैसे? अब आप देखिए कि आज के पेरू और मेक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाले कीमती धातुओं, ख़ास तौर से चांदी, ने भी यूरोपीय संपदा को बढ़ाया और पश्चिम एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान की। तो आप देखेंगे कि 17वीं सदी के आते आते पूरे यूरोप में दक्षिणी अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे और इन्हीं किंवदंतियों, इन्हीं किस्सों के बदौलत वहाँ के लोग एल डोराडो को, एक शहर का नाम है एल डोराडो को, सोने का शहर मानने लगे और उसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान भी शुरू कर दिए गए। फिर आइए हम लोग कुछ विजय की भी बात देख लेते हैं कि 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का भी सिलसिला शुरू हो चुका था अमेरिका में, और उन्होंने अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थीं और स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का तो कोई हथियार ही नहीं था। उनके पास कोई ना तो परंपरागत ना तो गैर परंपरागत यानी आधुनिक या किसी भी तरह का हथियार उनके पास नहीं था। उनके पास हथियार क्या था? चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहाँ जा पहुँचे। अब चूँकि ऐसी बीमारियों से लड़ना, ये तो स्पेनिश लोगों में उस तरह की इम्यूनिटी डेवलप हो गई थी, उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी।
चेचक जैसी बीमारियों से किस तरह से वो निपट सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं, उनको पता था। लेकिन यूरोप से आने वाली इन बीमारियों के प्रति अमेरिका के लोगों के शरीर में इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था, और इसके कारण से आप देखेंगे कि इन स्थानों पर चेचक बहुत मारक साबित हुआ। बिना मारे जो है वहाँ के लोगों को यह चेचक बीमारी प्रभावित करने लगी। और बीमारी तो ऐसी है कि संक्रमण एक जगह शुरू होता है तो पूरे जो है कि महाद्वीप में फैल जाएगा। पूरा का पूरा जो है कि महाद्वीप ही प्रभावित हो गया, बहुत सारे समुदाय नष्ट हो गए। तो इस तरह से जो घुसपैठिए थे, यूरोपीय घुसपैठिए, उनके जीत का रास्ता आसान हो गया। अब यदि बंदूकों की बात की जाए तो बंदूक कोई लेकर आता है और वो विजय प्राप्त करना चाहता है तो बंदूक को खरीद कर या छीन करके आप हमलावरों का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन चेचक जैसी बीमारियों के मामले में तो ऐसी कोई बात लागू नहीं होती है, क्योंकि हमलावरों के पास तो उसके बचाव का तरीका भी था और उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी थी। अब 19वीं सदी की बात देखते हैं हम लोग। ये तो विजय की बात थी। अब 19वीं सदी में तक आते आते यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी, बीमारियों का बोलबाला था, धार्मिक टकराव आम बात थे, धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था, और इस वजह से बहुत सारे लोग, हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे। और 18वीं सेंचुरी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों को काम में झोंक कर यूरोपीय बाज़ारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि विभिन्न कारणों से लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना संभव हुआ। और 18वीं सेंचुरी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। एशियाई व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करने शुरू कर दिए और वो दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। और चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का जो केंद्र था वो पश्चिम की ओर खिसकने लगा, और अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, आप इसको देख सकते हैं कि जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी तो इसका क्या मतलब है। तो दुनिया सिकुड़ने का मतलब ये है कि 16वीं सदी में बहुत सारे अज्ञात महाद्वीपों की खोज हुई, बहुत सारे जो है कि रास्ते ढूंढे गए। अब दुनिया के हर एक हिस्सों में पहुंचना जो है आसान होने लगा। तो निश्चित तौर पर जो दुनिया बहुत बड़ी थी अब वो छोटी हो गई, सिकुड़ गई या सिकुड़ने लगी, आप ऐसे कह सकते हैं। यहाँ पर एक चित्र है, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। गुलामों का खरीद फरोख्त चल रहा है। ये लंदन न्यूज़ 1851 का एक चित्र है। एक ख़रीदार नीलामी के लिए कतार में खड़े गुलामों को गौर से देख रहा है। ये देखिए, ये देख रहा है। इस चित्र में 4 औरतों और लंबी टोपियाँ पहने 7 पुरुषों के साथ 2 बच्चे भी बिकने के लिए खड़े हैं। और अच्छी कीमत पाने के लिए गुलामों को अक्सर बढ़िया कपड़े पहनाकर बाज़ारों में पेश किया जाता था। आप इसको देख सकते हैं, इधर ये महिलाएं हैं और इधर जो है कि पुरुष गुलाम हैं। तो किस तरह से अच्छी वेशभूषा में, ताकि उनकी अच्छी कीमत मिल सके। तो बच्चों, आज आपने जाना कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, और वैश्वीकरण आज की आधुनिक दुनिया, आधुनिक युग से पहले से हो रहा है। और उसमें आपने देखा कि आधुनिक युग से पहले किस तरह से व्यापार, काम की तलाश या विजय पाने के लिए या धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए या प्रताड़ना से बचने के लिए
लोग या व्यापार के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह आया जाया करते थे। और इसके बाद इसके प्रमाण भी आपने देखे ये स्मृति शिलाओं को, जो कि इस बात को साबित करता है कि ये सारी चीज़ें पहले थीं, तभी जो है चित्रों पर आई होंगी। फिर रेशम मार्ग जो कि एक महत्वपूर्ण कड़ी था उस समय, ये भी साबित करता है कि कैसे दुनिया के दूर दूर से जो लोग थे वो व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों को बनाए रखते थे। और फिर आपने देखा भोजन की यात्रा, यानी हम लोग जो आज भोजन करते हैं उसका विश्व में एक साझा स्रोत रहा है। ये कोई भी नहीं कह सकता कि ये चीज़ हमारे यहाँ की है, ये चीज़ दूसरे यहाँ क्या की है। ये हम एक दूसरे से आदान प्रदान के दौरान ही प्राप्त किए हैं। इसका भी एक लंबा इतिहास आपने जाना। और फिर आपने देखा विजय, बीमारी और व्यापार। तो आज के भाग 1 में हम लोग इतना ही जानेंगे और कल की क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे 19वीं शताब्दी 1815 टू 1914 तक की घटनाओं को पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।